बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वास्कुलर डिसऑर्डर्स के लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये आपके जितने भी हमने वास्कुलर डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उसके अंदर ये टर्शरी प्रायोरिटी के डिसऑर्डर्स हैं। प्राइमरी प्रायोरिटी आपकी आर्टीरियल और सेकेंडरी वीनस होनी चाहिए और थर्ड नंबर पे ये। ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल से प्राइमरी आपकी वीनस और सेकेंडरी आर्टीरियल और थर्ड नंबर पे लिम्फेटिक होने चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं बच्चे, सबसे पहले कि लिम्फेटिक्स का नॉर्मली काम क्या होता है। अक्सर बच्चों को ये वाली बात बिल्कुल नहीं पता होती। बच्चे, होता बेसिकली ये है कि आपकी बॉडी के अंदर अरेंजमेंट कुछ ऐसे है कि जो आर्टरीज होती हैं बेसिकली, तो वो बच्चे आर्टरीज आके आर्ट्रियोल्स की फॉर्म में स्प्लिट अप करती हैं इनटू कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज जो होती हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। तो कैपिलरीज के जो दूसरा एंड होता है इसको हम कैपिलरीज का वीनस एंड कहते हैं। ठीक है, ये आपस में मिलके एक वेन्यूल बनाता है और वेन्यूल से वेन्स बनती हैं और फिर ब्लड जो होता है वो ड्रेन कर जाता है राइट साइडेड हार्ट में। तो आप ये देखें, यहाँ से ब्लड की एंट्री हो रही है उस ऑर्गन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ये एक ऑर्गन है, मैं यहाँ पे ओ लिख रहा हूँ, और इसको परफ्यूज करने के बाद जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड यहाँ से निकलता है तो वो वेन से निकलता है। अब होता बेसिकली ये है कि आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और रेजिस्टेंस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, तो आर्टरी के अंदर या आर्ट्रियोल में तो बहुत ज्यादा ब्लड आया था। वो इतना सारा ब्लड जो है वो कैपिलरीज में डायरेक्टली नहीं जाता, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो कैपिलरीज हैं तो उनका जो सरफेस एरिया है या उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम है आर्ट्रियोल की निस्बत। वो इतने सारे ब्लड को एकोमोडेट नहीं कर पा रही। एक अगर कैपिलरी की बात करूं, सारों की मिला के करूं तो वो तो कर लेंगी ना, लेकिन एक अगर नहीं कर पा रही तो होता क्या है कि ब्लड की कुछ अमाउंट जो होती है, प्लाज्मा की कुछ अमाउंट बेसिकली वो ऊज आउट कर जाती है टिश्यू के अंदर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ब्लड बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को, वो ब्लड के अंदर ही रहते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो लीक आउट कर जाता है, ठीक है, कैपिलरी के लेवल पे। अब जो वो प्लाज्मा लीक आउट यहाँ पे कर गया है, तो इसका तो मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आर्टरी के अंदर एक ब्लड फ्लो आ रहा था 500 ml, तो वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो वापस ड्रेन करके वेन लेके जा रही है वो है 400 ml। तो बाकी जो 100 ml है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा? तो बताने का पर्पस बेसिकली ये है कि अल्लाह ताला ने एक तीसरी किस्म की वेसल्स बनाई हैं। दे आर नोन एज लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स की एग्जांपल बेसिकली बिल्कुल आप लोग ऐसे समझें कि दे आर सकर्स। ये सक करती हैं, बिल्कुल जैसे एक वैक्यूम पंप सक करता है। ठीक है, क्या सक करती हैं? जितना भी प्लाज्मा जो कि एग्जूड आउट कर चुका होता है, बाहर निकल चुका होता है, ये उसको सक करती हैं, जमा करती हैं अपने पास और वापस ड्रेन करवा देती हैं वीनस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब मैं इनका पूरा जो कोर्स है उसको ट्रेस नहीं करूंगा, या बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि लिम्फेटिक्स का काम क्या है मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। आप ये देखें कि अगर लिम्फेटिक्स ना होती तो फिर क्या होता। फिर ये होता कि जो 500 ml का ब्लड आया था एक दफा और 400 वापस गया और 100 जो है वो टिश्यू के अंदर जमा हो गया। तो इस तरह तो जब जब ब्लड आता आर्टरी से गुजर के और वो तो टिश्यू में जमा हुई जाता, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो तो बहुत ज्यादा हो जाता और आपको पता नहीं कौन कौन से डिसऑर्डर्स और बीमारियां होने लग जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक्स इसलिए बनाई है। याद रखिएगा, जहां पे लिम्फेटिक्स एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे लिम्फेडीमा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड जो है वो निकल के आया है, एक्सूड हुआ है कैपिलरी के सिस्टम में, वो लिम्फेटिक्स ने सक करके वेन्स में पोर कर दिया है। अब जब लिम्फेटिक्स काम नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिम्फेटिक्स के अंदर क्लॉट शो कर देता हूं ऐसे करके, जब ये सक नहीं कर पाती आगे की तरफ, जो प्लाज्मा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उसको नहीं ले जा पाती, तो सारे का सारा जो प्लाज्मा जो लीक आउट किया होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में, वो तो टिश्यू में ही रह जाता है। उसके अंदर प्रोटीन शामिल होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोटीन जब भी होंगी दे विल कोगुलेट, वो जम जाएंगी टिश्यू के अंदर। इसीलिए लिम्फ एडिमा जो होता है, लिम्फेटिक्स की वजह से जो एडिमा होता है, इट इज एक्चुअली अ नॉन पिटिंग वैरायटी का एडिमा। नॉन पिटिंग का मुराद यह है कि जो स्किन होती है उसको आप जितना भी दबाने की कोशिश करें, ये नीचे की तरफ नहीं दंसेगी, क्योंकि इसके नीचे प्रोटीन ने क्लॉट बनाया हुआ है। ठीक है, तो लिम्फ एडिमा इज नॉन पिटिंग, वाइल जो पिटिंग एडिमा होता है यूजुअली वो हाइड्रोस्टैटिक कॉजेस की वजह से होता है। हाइड्रोस्टैटिक कॉजेस से मुराद वो कॉजेस हैं जिसके अंदर जो प्लाज्मा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल से लीक कर रहा है और
लिम्फेटिक्स पेटेंट है, वो उसको सक कर रही हैं, लेकिन फ्लूइड जमा है, इस वजह से पिटिंग एडीमा होता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि लिम्फ एडीमा के पेशेंट्स सफर करते हैं। लिम्फ एडीमा का टॉपिक हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में लेक्चर नंबर 1 में ये बताया था कि मोस्ट कॉमन डिजीज जो लिम्फेटिक्स की है दैट इज लिम्फ एडीमा। ये देखें बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ब्लू बॉक्स लिया आपके लिए बेले से, जिसके अंदर इसने ये क्लियर किया है वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि लिम्फ एडीमा के पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है। पहली बात तो ये कि जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा ऑर्गेनिक कंपार्टमेंट में, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, तो आपके स्वेलिंग हो जाएगी ऑर्गन्स की, और आपको कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ तंग होने लग जाएगा। नंबर 2, कांस्टेंट एक डल पेन रहता है, इवन कि सिवियर पेन भी रह सकता है। ठीक है, जहां पे स्किन टाइट होती है, वरना जिस जगह पे स्किन लूज होती है वहां पे कांस्टेंट डल पेन होता है। नंबर 3, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। नंबर 4, टायर्डनेस फील होती है, वीकनेस फील होती है, और हीट सेंसिटिव हो जाता है बंदा। पिन्स एंड नीडल्स की सेंसेशन आती है। और जो बाकी साइन एंड सिम्टम्स लिखे हैं वो इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है लिम्फ एडीमा के, ठीक है, या इतने कॉमन नहीं है। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे फ्लेकीनेस हो जाए। फ्लेकीनेस से मुराद यह है कि स्किन जल्दी पील होना शुरू हो जाए, एक्सकोरिएट होना शुरू हो जाए, डीस्क्वामेट होने लग जाए। इसके अलावा बच्चे इमोबिलिटी हो सकती है। ओके बच्चे, अब आप ये देखें कि जो लिम्फ एडीमा होता है इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, अपर लिम्ब और ट्रंक में और लोअर लिम्ब में। ठीक है, हमें इन रिस्क फैक्टर्स में से प्रॉफ के अंदर एमसीक्यू आया था, आप लोगों को भी आ सकता है, तो उसको एक दफा देख लीजिए। बच्चे ये बात है क्लियर कर दूं कि विकीपीडिया के अकॉर्डिंग मैं किसी बुक सोर्स को कोट नहीं कर रहा, क्योंकि बेले में ये चीज इसने क्लियर नहीं की, लेकिन विकीपीडिया के अकॉर्डिंग जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है लिम्फेडिमा की सेकेंडरी कॉजेज में, दैट इज एक्चुअली कैंसर की, कोई कैंसर हो, ठीक है, कैंसर की आपने सर्जरी की है और उसके लिए आपको लिम्फ नोड्स रिमूव करना पड़ी है, तो लोकली वहां पे लिम्फेडिमा डेवलप कर सकता है। अब कुछ आप लोग रिस्क फैक्टर देख लें अपर लिम्ब में, जैसे कोई एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन हो ब्रेस्ट की सर्जरी के लिए, कोई रेडियो डर्मेटाइटिस हो जाए, रेडियोथेरेपी की वजह से फाइब्रोसिस हो जाए लिम्फेटिक चैनल्स का। इसके अलावा बच्चे आप ये देखें कोई ड्रेन डाला हो, ठीक है, या कोई आप कह लें कि सीरोमा फॉर्मेशन है। सीरोमा बेसिकली हम कहते हैं कि किसी फॉरेन बॉडी की वजह से कोई सीरोमा, कोई स्वेलिंग टाइप बन गई है। लोअर लिम्ब की अगर बात करूं तो इंग्वानल लिम्फ नोड की डायसेक्शन करनी पड़ती है जिन जिन ट्यूमर्स में जिनको वो ड्रेन करती हैं, उसके अंदर हो सकता है लोअर लिम्ब का एडीमा, लिम्फेडिमा। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी की वजह से हो सकता है, ठीक है, रिकरेंट सॉफ्ट टिश्यू इंफेक्शन की वजह से और ओबेसिटी की वजह से। बस ये कॉमन कॉजेज आप लोगों को, कॉमन रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइप एक्सप्लेन करता चलूं कि जो लिम्फ एडीमा होता है इसकी दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। ये आप बेसिकली कॉजेटिव टाइप्स कह लें जो कि कॉजेज हैं इसकी, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी हमने लिखी है। प्राइमरी लिम्फ एडीमा वो होता है जिसके अंदर हमें कॉज नहीं पता होती, और सेकेंडरी वो होता है बच्चे जिसके अंदर हमें कॉज जो होती है वो नोन होती है। बेले का ये टेबल मैं आप लोगों को दिखाता चलूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डोगर के अंदर भी ये दिया हुआ है, मुझे अच्छे तरीके से याद है। बच्चे जब मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस के अंदर था तो मेरी इंटरनल असेसमेंट अच्छी थी, मुझे मेरी एचओडी ने पैथोलॉजी की ये पूछा था कि, कहा था कि आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, अगर आपको वो आता हुआ तो 30 में 24 में से 24 दे दूंगी, 24 थे या 26 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने, मैडम ने मुझसे सवाल पूछा और वो सवाल ये था, ये जो मैं जिसको कर्सर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, व्हाट इज मिल रॉयज डिजीज। थर्ड ईयर में तो रॉबिन्स के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन मैंने पैथोलॉजी की एक बुक पढ़ी हुई थी, हार्शमोन पैथोलॉजी, उसके अंदर ये लिखा था, और मुझे नहीं पता कि मैडम को ये सवाल कहाँ से सूझा पूछने के लिए, जबकि पैथोलॉजी से मेरे ख्याल से उस वक्त शायद इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं था। मतलब है तो पैथोलॉजी ही, लेकिन थर्ड ईयर के बच्चे के लिए शायद नहीं था, लेकिन आता था, मैंने बता दिया कि कॉन्जेनिटल एब्सेंस अगर हो लिम्फेटिक चैनल्स की तो इसको हम लोग मिल रॉयज डिजीज कहते हैं, और ये बिल्कुल बच्चों में पाई जाती है। दूसरी जो टाइप है प्राइमरी लिम्फेडिमा की, दैट इज प्रीकॉक्स प्राइमरी लिम्फेडिमा, जो कि 2 से 35 इयर्स के बच्चों में होती है, और इसको हम लोग कहते हैं मीग्स डिजीज, ठीक है। और तीसरी टाइप होती है टार्डा, जिसको हम लोग कहते हैं कि 35 इयर्स के बाद होती है। सेकेंडरी कॉजेस के अंदर पैरासिटिक इन्फेक्शन आ सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन आ सकते हैं, और सिलिका डस्ट आ सकती है। सिलिका के पार्टिकल्स की वजह से अक्सर लिम्फेडिमा हो जाया करता है।
उसके बाद बच्चे ये देखें कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या है लिम्फेडिमा की, बहुत अच्छी ये इसने दी हुई है, काम आएगी ये आप लोगों को, एमसीक्यू में खास तौर पे आती है। इसका नाम है ब्रूनर्स ग्रेड, ठीक है, ब्रूनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फेडिमा। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, मैं एक अक्सर सवाल पूछा करता हूँ सेकंड ईयर के बच्चों से, फर्स्ट ईयर के बच्चों से भी, कि बॉडी के अंदर वो कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं। तो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स बेसिकली हम लोग कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड को, जो कि ड्यूडेनम में पाए जाते हैं, वरना आपके जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकोजा में मिलते हैं। ये चीज एक रिलेटेबल थी इसलिए बता दी, लेकिन रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे। सब क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर है कि एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, और हिस्टोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज भी मिली हैं लिम्फेटिक्स के अंदर और लिम्फ नोड्स के अंदर, लेकिन क्लिनिकली एपेरेंट एडिमा नहीं है। क्लास 1 का ग्रेड 1 से मुराद यह है कि एडिमा पिट करता है प्रेशर पे, ठीक है, और स्वेलिंग जो होती है वो लार्जर हो जाती है, एंड स्वेलिंग लार्जली। इसके अलावा बच्चे ये देखें कि जो स्वेलिंग होती है यूजुअली वो डिसअपेयर हो जाती है एलिवेशन पे लिम्ब की या बेड रेस्ट पे। ग्रेड 2 बच्चे बेसिकली ये है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेमर साइन। स्टेमर साइन ये होता है कि एडिमा पिट नहीं करता, ठीक है, और एलिवेशन पे कम भी नहीं होता, ठीक है, जो कि नॉर्मली उसको होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं स्टेमर साइन। ग्रेड 3 है, एडिमा एसोसिएटेड है इरिवर्सिबल स्किन चेंजेस के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं कि फाइब्रोसिस हो गया या फिर पेपिलरी फॉर्मेशन हो गई है, पेपिला बन गए हैं। उसके बाद बच्चे आपको ये लाजमी पता होनी चाहिए कि वो कौन सी मैलिग्नेंसीज हैं जो कि लिम्फेडिमा के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। लिम्फेंजियोसार्कोमा यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स का मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैपोसी सार्कोमा जो कि एचआईवी के अंदर मोस्ट कॉमन वास्कुलर ट्यूमर है, और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। कम से कम आपको इन 3 कैंसर्स का पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे एक चीज बहुत जरूरी बताता चलूं कि बेले एंड लव ने प्राइमरी लिम्फेडिमा और सेकेंडरी लिम्फेडिमा की हर कॉज को अलग से खोल के बताया हुआ है। आपको वो सारी रीड करने की बेले से जरूरत नहीं है। मेरी यही सजेशन है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें बस यहाँ पे बता रहा हूँ और टेबल्स बता रहा हूँ, बस उसको आप तैयार करें, क्योंकि आप लोगों ने हार्ड वर्क नहीं करना, बल्कि उस हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है, दोनों को साथ चलाना है, ठीक है। तो सर्जरी इतनी बड़ी है, अगर आप सिर्फ लिम्फ का टॉपिक ही बेले से करने लग जाएंगे पूरे का पूरा, तो उसकी बजाय अगर आप लोग और चैप्टर्स जो कि ज्यादा हाई यील्ड वाले हैं वो कर लें तो वो ज्यादा बेटर है। ये मैं आपको बताने लगा हूं कि जो प्राइमरी लिम्फेडिमा है इसको ब्राउजी ने, जो आपकी एक मेथड्स की बुक है नॉर्मन ब्राउजी, उसी के नाम का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है ब्राउजी, उसने क्लासिफाई किया है लिम्फेंजियोग्राफी की बेस पे प्राइमरी लिम्फेडिमा को 3 कैटेगरीज में: कॉन्जेनिटल हाइपरप्लेजिया, डिस्टल ऑब्लिटरेशन, प्रॉक्सिमल ऑब्लिटरेशन। यानी कि वेसल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्टार्ट वाली है, प्रॉक्सिमल है, डिस्टल है, कौन सी वाली है, ठीक है, या फिर कॉन्जेनिटल हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले ये देखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिम्फेंजियोग्राफी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स को स्टडी करते हैं। एज ऑफ ऑनसेट कॉन्जेनिटल हाइपरप्लेजिया में कॉन्जेनिटल ही है, तब बर्थ होता है। जो डिस्टल ऑब्लिटरेशन वाला होता है बच्चे, वो यूजुअली प्यूबर्टी पे होता है, जो कि प्री कॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, और प्री कॉक्स का मैंने बताया था 2 से 35 ईयर तक प्रेजेंट करता है। और जो प्रॉक्सिमल ऑब्लिटरेशन वाला होता है ये कभी भी प्रेजेंट कर सकता है। मोस्ट कॉमन वेराइटी का आपको लाजमी पता होना चाहिए कि ब्राउजी के अकॉर्डिंग लिम्फेंजियोग्राफी पे डिस्टल ऑब्लिटरेशन वाला मोस्ट कॉमन है। सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मेल्स के अंदर जो है वो ज्यादा कॉमन है कॉन्जेनिटल, डिस्टल के अंदर डिस्टल वाला फीमेल में और प्रॉक्सिमल वाला दोनों में इक्वली। एक्सटेंट की बात करूं तो पूरी की पूरी लेग को इन्वॉल्व करता है कॉन्जेनिटल वाला, डिस्टल वाला एंकल और काफ को, और प्रॉक्सिमल वाला होल लेग थाई ओनली, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एंकल की इन्वॉल्वमेंट कम है प्रॉक्सिमल वाले में, और थाई की ज्यादा है। लैटरलिटी की बात करूं तो जो कॉन्जेनिटल वाला होता है इसके अंदर यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों 50-50% चांसेस हैं। डिस्टल वाले में बायलैटरल ज्यादा कॉमन है, प्रॉक्सिमल वाले में यूजुअली यूनिलैटरल आपको ट्रेंड मिलता है। फैमिली हिस्ट्री की बात की जाए तो वो पॉजिटिव होती है डिस्टल और कॉन्जेनिटल में, प्रॉक्सिमल में नहीं होती। प्रोग्रेशन की बात की जाए तो कॉन्जेनिटल वाला प्रोग्रेसिव होता है, डिस्टल वाला स्लोली प्रोग्रेस करता है, और प्रॉक्सिमल वाला बहुत जल्दी। कंप्रेशन थेरेपी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है डिस्टल वाला। ये गुड न्यूज है कि डिजिटल वाला सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन कंप्रेशन होइजरीज और स्टॉकिंग्स को अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और बस आप लोगों को सिर्फ ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं इनके अंदर से अगर आपको कोई 2-3 भी इंपॉर्टेंट वाले पता है, जैसे कंप्रेशन थेरेपी वाला, प्रोग्रेशन वाला और फैमिली हिस्ट्री वाला, मेरे नजदीक ये इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो में मैंने देखा है एक दो सिनेरियो, खैर वो पाकिस्तान के एमसीक्यूज के सिनेरियो नहीं थे,
बल्कि यूएसएमएलई वगैरह के अंदर मैंने ऐसे देखे हैं, तो उसके अंदर ये काम आता है। इधर कोई इतनी डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाता कि भाई बताओ प्राइमरी लिम्फेडिमा की फर्दर टाइप्स का डिफरेंस। एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूं, जो सेकेंडरी लिम्फेडिमा उसकी भी बहुत सारी कॉजेज बेले ने यहाँ पे बताई हुई हैं, जिसके अंदर इसने ये लिखा हुआ है, देखें, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिम्फेडिमा वर्ल्ड वाइड। फिलियारिसिस के बारे में ये कह रहा है, जो कि वुशेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि एक टिश्यू नेमाटोड है वो कॉज करवाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको पहले ये बोला था कि विकिपीडिया पे ये लिखा है कि कैंसर मोस्ट कॉमन कॉज अब बन चुकी है। वजह उसकी ये है बेसिकली कि जो फिलियारिसिस है उसको काफी सारे मुल्कों से एलिमिनेट कर चुका गया है, कर दिया गया है। और फिलियारिसिस ज्यादातर एशिया में पाया जाता था, तो इंडिया से तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, पाकिस्तान से भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। कम्युनिटी मेडिसिन की ये लाइन है, ठीक है। तो पहले ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होता था वहां पे, लेकिन अब ये अपडेटेड न्यूज यही है कि ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो फिलियारिसिस जो था वो पहले बहुत ज्यादा कॉमन कॉज था, अब कैंसर है। तो ये दोनों बातें मैंने रेफरेंस दिखाने के लिए इसलिए ये वाली बात बताई है। जैसे हम लोगों ने प्राइमरी लिम्फेडिमा की टाइप्स देखी या डिफरेंसेस देखे जो उसके डिफरेंट कॉजेज दी थी, वैसे ही सेकेंडरी लिम्फेडिमा की क्लासिफिकेशन की हुई है। ट्रॉमेटिक हो सकता है, मैलिग्नेंट डिजीज से रिलेटेड, वीनस डिजीज से, इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से, एंडोक्राइन इमोबिलिटी से रिलेटेड, और फैक्टिशियस। ठीक है, फैक्टिशियस का मतलब है झूठा अपनी तरफ से क्रिएट किया हुआ, जो कि सेल्फ हार्म से क्रिएट करते हैं। इमोबिलिटी की वजह से हो सकता है। एंडोक्राइन डिजीज में प्री टिबियल मिक्स एडिमा हो सकता है, जो कि बेसिकली सेकेंडरी लिम्फेडिमा ही होता है। इन्फ्लेमेशन में र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में आपको दिखता है, और सोराइसिस के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन में सेलुलाइटिस और लिम्फेडेनाइटिस के अंदर मिल सकता है। टीबी के अंदर ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वीनस डिजीज में क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी में, मैलिग्नेंट डिजीज में लिम्फ नोड के मेटास्टेसिस में, और ट्रॉमा के अंदर लिम्फ नोड की एक्सीजन और रेडियोथेरेपी और बर्न्स में। ये आपको इंपॉर्टेंट कॉजेज मैंने हाईलाइट कर दी हैं। जो कॉजेज बच्चे मैंने आप लोगों को बताई हैं सेकेंडरी वाले की, वो आपको इंपॉर्टेंट वाली लाजमी आनी चाहिए सेकेंडरी लिम्फेडिमा की। उसके बाद बच्चे ये देखें कि आपसे अक्सर पूछा जाता है, ये तो इवन बहुत कॉमन एक एमसीक्यू है, कि लाइपोएडिमा और लिम्फेडिमा में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बच्चे नाम से पता चल रहा है कि लाइपोएडिमा एक्चुअली सबक्यूटेनियस फैट की वजह से जो एडिमा है उसको हमने कहा है। तो इसके डिफरेंसेस देखें। लाइपोएडिमा बच्चे यूजुअली एक्सक्लूसिवली वुमेन के अंदर होता है, फीमेल्स में होता है, ठीक है। इसका जो ऑनसेट होता है वो प्यूबर्टी के साथ कोइंसाइड करता है। यूजुअली लाइपोएडिमा बच्चे बायलैटरल होता है, और आपको अपने घर में फीमेल्स के अंदर ये मिलेगा। ये कोई बहुत अनकॉमन चीज नहीं, आप लोग पिक्चर गूगल पे इमेजेस में जाके भी सर्च करके देख सकते हैं, देखिएगा। बल्कि ये इसके अलावा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम अपीयरेंस होती है दोनों लिम्स पे। ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फीट की यूजुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसके अलावा बच्चे पिटिंग इसके अंदर आपको नहीं मिलती कभी भी, ठीक है। और एलिवेशन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ये वैसे का वैसा ही रहता है। कोई स्किन चेंजेस नहीं मिलती लिम्फेडिमा की। स्टमर साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और एमआरआई शो करता है सबक्यूटेनियस फैट को, और किसी किस्म की फ्लूइड की एक्यूमुलेशन नहीं होती, जो कि लिम्फेडिमा में पॉजिटिव है। ओके बच्चे, सो अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस देखें कि रेलिवेंट कौन कौन सी बनती हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है बच्चे रूटीन एग्जामिनेशन किसी भी पेशेंट का, जो हम लोग करते हैं, जिसके अंदर फुल ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटीज, लिपिड प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट शामिल हो जाएंगे, ठीक है, रूटीन वाले में। उसके बाद बच्चे दो इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ, एक है लिम्फेंजियोग्राफी के मुतालिक, और दूसरा है आइसोटोप लिम्फोसेंटिग्राफी के मुतालिक। ये आपको दोनों बातें बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। होता बच्चे बेसिकली ये है कि आपकी बुक में, बेले में भी और डोगर में भी ये कहा गया है कि लिम्फेंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है, इससे बड़ा आइडियली अंदाजा हो जाता है, लेकिन मतलब लिम्फेटिक्स की पैथोलॉजी के बारे में। लेकिन इसका मसला बच्चे ये है कि ये पेशेंट के लिए बहुत अनप्लेजेंट है, टेक्निकली डिफिकल्ट है और इंजूरियस है, ठीक है। इसलिए ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, बहुत कम इसका इस्तेमाल है। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो आइसोटोप लिम्फोसेंटिग्राफी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन अब आजकल पेशेंट की चीजों को, पेशेंट की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए, उसके कंफर्ट को देखते हुए, ये आइडियल चॉइस बन चुकी है, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड और आइडियल चॉइस में मैंने आपको फर्क बता दिया है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो टेक्निक के हिसाब से लिम्फेंजियोग्राफी है कि वो बड़ी अच्छी पिक कर लेती है पैथोलॉजी को, लेकिन जो आइसोटोप लिम्फोसेंटिग्राफी है वो अब आइडियल है। तो आपको कभी भी एमसीक्यू आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर लिम्फेडिमा, तो आपने कहना है आइसोटोप लिम्फोसेंटिग्राफी,
ठीक है, लिम्फेडिमा की मतलब कॉजेज को रूल आउट करने के लिए, और बेस्ट भी यही है, ये आपने याद रखना है। सिटी स्कैन की बात की जाए बच्चे, तो मिड काफ से यूजुअली हम लोग लिम्फेडिमा के लिए सिटी स्कैन अगर लें तो उसके अंदर आपको कोर्स नॉन इनहेंसिंग टाइप के लीजन नजर आते हैं, जिनके अंदर रेटिकुलर और हनी कॉम्ब अपीयरेंस होती है सबक्यूटेनियस कंपार्टमेंट में। ये जो फाइंडिंग्स मैं बता रहा हूँ ये बुक्स में आपकी दी हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। नंबर 2 पे वीनस एडिमा जो होता है बच्चे, उसके अंदर हमेशा मस्कुलर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या होती है, जो डीप वेन्स होती हैं जो कि मसल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, वो जब स्वेल करती हैं साथ ही साथ मसल्स का कंपार्टमेंट भी स्वेल कर जाता है। और नंबर 3, लाइपोएडिमा में आपको सबक्यूटेनियस फैट इंक्रीज मिलेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू हम लोग लिम्फेटिक चैनल्स और लिम्फ नोड्स को उसके थ्रू भी व्यू कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है बच्चे, ये वाला जो मैंने मेंशन किया ये इंडिकेटेड है किसी किस्म का और बाकी वास्कुलर चेंजेस देखने के लिए और वीनस अबनॉर्मलिटीज देखने के लिए। इसके अलावा अगर हम कोई कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग बायोप्सी देख सकते हैं उस रीजन की, ठीक है। और इसके स्किन बायोप्सी, और एक और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है जिसको मैंने लिखा है एलवीएम, दैट इज लिम्ब वॉल्यूम मैनेजमेंट। जो लिम्ब वॉल्यूम, सॉरी मैनेजमेंट नहीं, मेजरमेंट, जो लिम्ब वॉल्यूम मेजरमेंट है ये लिम्फेडिमा के डायग्नोसिस में आपको हेल्प नहीं करता, लेकिन लिम्फेडिमा की जो जितनी सिवियरिटी है उसके बारे में जरूर बताता है। ठीक है, कि लिम्फ जो है लिम्फेडिमा की वजह से वो ऑर्गन कितना ज्यादा उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर चुका है। और इसके अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, दैट इज वाटर प्लेथिज्मोग्राफी। यानी कि लिम्ब वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हम लोग वाटर प्लेथिज्मोग्राफी की जो टेक्निक होती है इसको यूज करते हैं कॉमनली, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस बच्चे। अब हम लोग ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं कि लिम्फेडिमा को हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यूजुअली 50% की प्रेजेंटेशन जो होती है वो पेन के साथ होती है। तो इसको बच्चे जो आपने यूजुअली ट्रीट करना है दैट इज विद यू बाय यूजिंग नॉन ओपियाइड एंड ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टीसीएज, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जो नॉन कैंसर पेशेंट्स हैं तो उनके अंदर बच्चे इसके 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 पेन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बच्चे उसको प्रिवेंट करें। ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेशंस लिम्फेडिमा की नहीं होती तो पेशेंट को पेन नहीं होगा, यही आपकी बुक ने मेंशन किया है। दूसरी एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि आपकी बुक ने बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रीटमेंट लिखा है बेले ने, बिल्कुल स्टेप वाइज, इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, वरना मैं आप लोगों को अपना अलग से हेडिंग्स बना के देता, लेकिन ये बहुत अच्छी हेडिंग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये देखें कि अगर पेन को कंट्रोल कर लिया, आप स्वेलिंग को कैसे कंट्रोल करना है। स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए जो थेरेपी यूज होती है इसका नाम है डीकंजेस्टिव लिम्फेडिमा थेरेपी। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। डीकंजेस्टिव का मतलब है कि कंजेशन को लिम्फेटिक वेसल्स की खत्म करने के लिए। इसके 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज ये होता है कि जो फिजिशियन होता है वो इसको ट्रीट करता है, जो थेरेपिस्ट होता है बेसिकली वो स्वेलिंग को कम करने के लिए सारे मेथड्स अपनाता है। और जो फेज नंबर बी होता है, सेकंड फेज, उसके अंदर जो पेशेंट होता है वो अपनी सेल्फ केयर करता है। और बच्चे इसके अंदर केयर बेसिकली स्वेलिंग कैसे रिड्यूस होती है कि एक इंटेंसिव फेज केयर भी हो सकती है जिसके अंदर मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करना सीखता है पेशेंट। और दूसरा प्रोसीजर जो है दैट इज मल्टी लेयर लिम्फेडिमा बैंडेजिंग। जो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज को एमएलडी और मल्टी लेयर लिम्फेडिमा बैंडेजिंग को एमएलएलबी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसीजर्स वो कर सकता है, अभी मैं आपको आगे भी बताता हूँ। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्किन केयर है उसका लाजमी ख्याल रखा जाए। अगर किसी पेशेंट की जो स्किन है, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि लिम्ब को डेली वॉश करना चाहिए। नंबर 2, स्किन की फोल्ड्स का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3, बाथ ऑयल जो होता है उसको अप्लाई करना चाहिए। नंबर 4, अगर स्किन ड्राई है, फ्लेकी है, तो फिर एक ब्लैंड ऑइंटमेंट या फिर सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन जो होती है उसको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट, ये जितनी भी मैंने आपको स्किन केयर बताई है बड़ी अच्छी, इसने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, आप लोग इसको एक दफा रीड भी कर सकते हैं। बेयर फुटेड नहीं चलना, पेशेंट को आपने कहना है। इलेक्ट्रिक लेजर जो रेजर जो होता है उसको यूज करने का कहना है। स्किन को फटने नहीं देना, क्रैक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा इंसेक्ट रिपेलेंट्स वगैरह यूज करने हैं जाके वो आपकी स्किन को इफेक्ट ना कर सकें, आपको हार्म ना कर सकें। ये स्किन केयर के जितने पॉइंट्स है इसको आप लोग एक दफा रीड कर लीजिए। जो बच्चे 2 प्रोसीजर्स पेशेंट को सिखाए जाते हैं वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन्ड है। मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज,
पेशेंट को ये सिखाया जाता है कि जिस लिम्फ के अंदर बार बार लिम्फ एडिमा डेवलप हो रहा है वहां पे सिंपली इंसिजन दे के और उस लिम्फ को ड्रेन कर ले, वरना उसका जो प्रेशर इफेक्ट होगा लिम्फ एडिमा का वो बहुत पेनफुल होगा। दूसरा जो तरीका है दैट इज मल्टी लेयर लिम्फेडिमा बैंडेजिंग एंड कंप्रेशन गारमेंट्स। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो होता है वो इलास्टिक बैंडेजेस को अप्लाई करता है अपने लिम्स के ऊपर, जिसके जरिए प्रेशर एक्सर्ट होता है और जो लिम्फ एडिमा होता है वो कम हो जाता है। ये आपने याद रखना है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा बच्चे आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो ग्रेजुएटेड फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, यानी कि डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरह का प्रेशर, ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप लोग देख भी सकते हैं कि जैसे एंकल फुट पे 100%, नी पे 70%, मिड थाई पे 50% और ग्रोइन पे 40% प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए। और बच्चे ये प्रोसीजर करने से पहले आप लोग पेशेंट की नॉन इन्वेसिव असेसमेंट लाजमी करते हैं एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स की, क्योंकि जब आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस बंदे की पल्स जो होती है वो कम हो सकती है, डिमिनिश हो सकती है या खत्म हो सकती है। तो आपको पहले ये अंदाजा होना चाहिए कि उस बंदे की पहले ही तो कहीं पल्स खराब नहीं थी किसी और वास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से। इस कॉज को रूल आउट करने के लिए आप लोग पहले ही उसकी जो ABPI होती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखें बच्चे, आपको बिल्कुल क्लियरली इसने बताया है कि मल्टी लेयर लिम्फ एडिमा बैंडेजिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ब्लू बॉक्स में एडिमा कम होता है, शेप दोबारा वैसी ही हो जाती है, होने की कोशिश करती है, स्किन चेंजेस जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, लिम्फोरिया कम हो जाता है यानी कि लिम्फ का जो बहना होता है, और ये आप इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे ये देखें, ये वाला पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे बेले एंड लव है वो एक ब्रिटिश बुक है, तो हम लोग उसकी जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की वैल्यू है वो फॉलो करेंगे, लेकिन यूएसए वाली जो होती हैं बच्चे दे आर टोटली डिफरेंट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यूएसए और यूके की वैल्यूज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, आप लोग बेशक यहाँ पे यूके वाली ही फॉलो कर लीजिए। उसके बाद ये देखें बच्चे कि जो लिम्फ फॉर्मेशन होती है ये आर्टीरियल फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एक्सरसाइज, अच्छा, और दूसरी एक्सरसाइज की हेडिंग के अंदर इसने ये वाली बात बताई है कि एक्सरसाइज यूजुअली एग्रेवेट करती है, एग्जैसरबेट करती है लिम्फेडिमा को। तो ऐसे लोगों को बच्चे आप लोग एडवाइस करते हैं कि वो अवॉइड करें प्रोलॉन्ग स्टैटिक एक्सरसाइजेस को, जैसे कैरिंग हैवी शॉपिंग बैग्स, ये आप उनको कहते हैं कि ये मत करें। ठीक है, लेकिन जो रिदमिक एक्सरसाइजेस होती हैं, स्लो एक्सरसाइजेस जैसे स्विमिंग जो होती है, वो आप लोग उनको करने का कहते हैं, वो एक अच्छा तरीका है लिम्फेडिमा को कम करने के लिए, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, जो आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं ये लिम्फेडिमा को कम करने में हेल्प करती हैं। बच्चे ड्रग्स जो हैं उनका कोई प्रूवन ड्रग्स लिम्फेडिमा के लिए अलग से नहीं आई, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कोई ऐसा प्रूवन जो है वो बेनिफिट अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। सर्जरी की अगर बात करें तो सर्जरी तीन तरह की जा सकती है, बाईपास सर्जरी की जा सकती है, लाइपोसक्शन की जा सकती है, और रिडक्शन के जो प्रोसीजर्स हैं वो किए जा सकते हैं। बाईपास प्रोसीजर्स में बच्चे सिर्फ यही किया जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने सुबह भी पढ़ा था कि एक जगह पे अगर कोई ऑक्लूजन है तो उस ऑक्लूजन से प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट को किसी और तरीके से किसी और वेसल के थ्रू जोड़ दिया जाए। बाईपास प्रोसीजर्स में भी यही होता है, जैसे लिम्फ नोड्स को वेन के साथ एनास्टोमोस किया जाए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नेबुलोविट्स प्रोसीजर। दूसरा आप ये देखें कि आइलियल म्यूकोजल पाउच फॉर्मेशन हो सकती है, इसको कहते हैं किनमॉथ प्रोसीजर। और जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लिम्फेटिको वेन्युलर एनास्टोमोसिस, लिम्फेटिक वेसल्स को डायरेक्टली वेन्स के साथ जोड़ देना, ये भी एक अच्छा बाईपास प्रोसीजर है। उसके बाद आप ये देखें कि जो लाइपोसक्शन होता है बच्चे, ये ट्रीटमेंट है ज्यादातर क्रॉनिक लिम्फेडिमा का। ठीक है, इसके अंदर बच्चे हम लोग लाइपोसक्शन जब करते हैं तो फैटी टिश्यू की कंसिस्टेंसी कम होती है और इसकी वजह से लिम्फेडिमा का चांस जो होता है वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ लिम्ब रिडक्शन प्रोसीजर्स जो होते हैं वो तब इंडिकेट किए जाते हैं अगर लिम्ब बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाए और मोबिलिटी और लाइवलीहुड के साथ जो है वो इंटरफेयर करे। इसके चार प्रोसीजर्स जो हैं बच्चे वो डॉक्यूमेंट किए गए हैं। एक का नाम है सिस ट्रंक प्रोसीजर, जिसके अंदर स्किन के वेज को, ट्रायंगुलर पार्ट को रिमूव किया जाता है और उसके बाद स्किन को क्लोज कर दिया जाता है। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो मैं इधर समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये कट सेक्शन है काफ का और ये बहुत ज्यादा सोलन हुई हुई है तो मैं यहाँ से एक ट्रायंगुलर पीस काटूंगा। ठीक है, और जो स्किन का फ्लैप जो ये वाला लटका हुआ है इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे जोड़ दूंगा ऐसे करके।
तो ये आपका जो लिम्ब का साइज होगा या डायमीटर कम हो जाएगा। पहले जो इसका डायमीटर था देखें वो इतना था ऐसे करके, अब वो कम हो गया है जब मैंने एक फ्लैप को दूसरे के ऊपर ऐसे करके चढ़ा दिया है। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं सिस ट्रंक प्रोसीजर। नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर है दैट इज होमेंस प्रोसीजर। बच्चे जो होमेंस प्रोसीजर है ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा फिफ्थ ट्रंक प्रोसीजर है। इसके अंदर सिर्फ फर्क ये है कि जो आपने फ्लैप्स बनाए होते हैं आप उनके साइज को छोटा कर देते हैं, उनको ट्रिम कर देते हैं। जैसे ये देखो बच्चे, मैं दोबारा आपको शो करूं कि ये आपका नॉर्मल लिम्ब है, इसके अंदर से मैंने ट्रायंगुलर पीस काटा और जो मैंने फ्लैप था वो उठा के अंदर वाले फ्लैप के पोर्शन पे ऐसे चढ़ा दिया। लेकिन होमेंस में ये नहीं होता, होमेन में ये होता है कि ये फ्लैप की जो लेंथ है एक्सेसिव, इसको भी कट करूंगा तो फ्लैप सिर्फ और सिर्फ इतना बन जाएगा। पहले जो सिस ट्रंक के अंदर था वो फ्लैप पूरे का पूरा ऐसे था। ठीक है, तो मैंने एक्सेसिव लेंथ को जो है वो यहाँ पे काट दिया। ये होमेंस आपका प्रोसीजर है। नेक्स्ट जो बच्चे आपका प्रोसीजर है दैट इज, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है दैट इज थॉम्पसन्स प्रोसीजर। इसके अंदर बच्चे यूजुअली ये किया जाता है कि एक स्किन का फ्लैप लेके उसको डिन्यूड किया जाता है, यानी कि डिन्यूड से मुराद है उसकी एपिडर्मिस को रिमूव किया जाता है और उसको सूचर किया जाता है। देखिए ये पूरे का पूरा डिन्यूड करके इसको अब आपने सूचर काट देना है नीचे डीप फेशिया के साथ, ये जो ये वाला पोर्शन होगा डीप फेशिया के साथ सूचर करके जो आपका फ्लैप दूसरे वाला होगा उसको उसके ऊपर कवर करवा देना है। इसको हम कहते हैं थॉम्पसन प्रोसीजर, लेकिन ये होमेंस प्रोसीजर से बेटर प्रोसीजर नहीं है। आखिरी जो प्रोसीजर है दैट इज चार्ल्स प्रोसीजर। ठीक है, और ये यूजुअली फिलियारिसिस के लिए किया गया था। इसके अंदर एक्सिजन कर देते हैं पूरे के पूरे स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू की डीप फेशिया तक, लेकिन ये सबसे ज्यादा अनसेटिस्फैक्टरी प्रोसीजर है। तो आप ये देखें कि जो आपके लिम्फेटिक्स की सर्जरी है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, इतने इजीली नहीं होती, क्योंकि जो भी आप लोग फ्लैप्स क्रिएट करते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि उनका नेक्रोसिस हो जाता है। तो बच्चे इसी के साथ आज का जो हमारा ये पूरा टॉपिक है ये कंक्लूड होता है। और अब बहुत देर हो गई है, मैं भी सोता हूँ। अल्लाह हाफिज।